बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर और उसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम वन साहब। और खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम ये बात करना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तानी टीम को अभी भी तब्दीलियों की ज़रूरत है? क्या हम इसी तरह मैच टू मैच लोगों की परफॉर्मेंस देखते हुए टीम में तब्दीलियां करते रहेंगे, या बस अब एक टीम बना के छोड़ देनी चाहिए और उसको पूरा मौका देना चाहिए? चाहे कोई सीरीज़ आए, कोई मैच आए, कोई टूर्नामेंट आए, फिर उस पर यह प्रेशर डाला जाए कि भाई आपने परफॉर्म करके दिखाना है, ताकि ये गैर यकीनी सूरत हाल टीम के प्लेयर्स पे से कम हो। सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि क्या हम कोई 16-17 की टीम बना के उसको परमानेंटली ये यकीन नहीं दिला सकते कि अब इसमें से कोई शख्स तब्दील नहीं होगा? अब इसी ने 2026 के टूर्नामेंट्स खेलने हैं ताकि वो टीम फिर हारे जीते, सीखे, परफॉर्म करे, कुछ भी करे, लेकिन प्लेयर्स में एक यकीन तो हो कि हाँ ठीक है, हम टीम में रहेंगे। ये नहीं है कि अब निकाल दिए जाएं। मेहनत करके खेले खिलाड़ी। क्या कहेंगे आप? लेकिन दुनिया में कभी भी जो है ना, ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी टीम को इतनी लंबी श्योरिटी दे दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टेन्योर तक वो परमानेंट ही रहेंगे। बट उनके पास आइडिया होता है, क्योंकि हमेशा जो चेंजिंग होती है वो ए वन कप टू अनदर कप जो है ना वो होती है। बट पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कोई पता नहीं होता। अगर आपको याद हो तो लास्ट जिस वक्त हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे थे, वी परफॉर्म वेरी वेल इन ऑस्ट्रेलिया, वी परफॉर्म वेरी वेल इन साउथ अफ्रीका, वी परफॉर्म वेरी वेल इन श्रीलंका। जब चैंपियंस ट्रॉफी आई तो हमने टक करके जो ना उन सारे लड़कों को बाहर कर दिया जिन्होंने जो ना वो परफॉर्मेंस जो ना वो की हुई थी, और अगेन एक नई टीम जो ना वो लेकर आए। तो हमारे यहाँ तो हमेशा से ऐसे ही होता हुआ आ रहा है, और यही हमारा एडवांटेज है और यही हमारा डिसएडवांटेज है, जिसको पाकिस्तान को कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल टीम। उसके अंदर सबसे पहले तो टीम सिलेक्शन इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हम पाकिस्तान के अंदर होम सीरीज़ खेलते हैं बगैर स्पेशल स्पिनर्स के जो ना वो खेल लिया करते हैं। हमारे यहाँ जो ना वो 40 साल के जो ना वो प्लेयर्स आके डेब्यू करके जो ना वो चले जाते हैं। एक तरफ हम कहा जाता है कि इस फलाना लड़के को हम इसलिए मौका नहीं दे रहे क्योंकि हमें इसकी एज पे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, और दूसरा हम टक करके एक को जो ना वो डेब्यू कर। डेब्यू भी करा देते हैं जरूरत पड़ती है तो। हमें हम कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ यार, बिल्कुल। हमारे सेलेक्टर कहते हैं कि एज से क्या फर्क पड़ता हाँ, एज से क्या फ़र्क पड़ता है, और हमारे सेलेक्टर का बस चले तो वो खुद भी आके जो ना वो क्रिकेट जो ना खेलना शुरू हो जाए। बोला आप हसन अली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल। वो क्यों टीम में आए? वो क्यों टीम में है? वो क्यों नहीं खेल रहे? उनकी क्या वजूहात हैं? किस लिए जो ना मतलब ही इज़ आउट, व्हाई ही इज़ इन? नोबडी नोज़। तो वो मतलब पाकिस्तान टीम ऐसी ही है, और अगर मैं इसका एडवांटेज देखूँ तो मैं अगर प्लेयर हूँ तो मेरी हमेशा से एक उम्मीद लगी होती है कि नहीं यार, कल मेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इवन अ प्लेयर लाइक रिजवान इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू। और आज पहले भी कहा था, पहले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि भाई ये बाबर हों या शाहिन अफरीदी या रिजवान, ये लोग किसी वक्त भी वापस T20 में भी आ जाएंगे। इनकी कभी भी जो है ना वो वापस सिलेक्शन हो सकती है। पाकिस्तान में कोई चीज़ हतवी नहीं होती। अभी आगे ट्राई नेशंस है हमारी, हो सकता है रिजवान जो है ना उसके अंदर जो है ना वो कम बैक कर रहे हैं। तो वो मतलब, क्योंकि वी हैव नो आइडिया कि कौन किस वक्त क्या अगर हमारे पास टैलेंट नहीं है, या ये जानबूझ के इसी सियासत के तौर पे किया जाता है, किसी को बाहर निकाल दिया, किसी को इन कर दिया। ऐसे प्लेयर्स जो लॉबी बना लेते थे पहले, उनकी लॉबी तोड़ने के लिए उनको ये बात बावर कराई जाती है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम लॉबी बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर उनके साथ यही किया जाएगा। ये बात दोस्त है। लेकिन जवाब देने के लिए तो सिंपल सा कह दिया जाता है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, और अगर यही जवाब होता तो साहबजादा फरहान नहीं आता, बाबर आजम नहीं आते, आपका रिजवान नहीं होता, शाहीन नहीं होता, सलमान अली आगा नहीं होते। आप कही दे आर सो मेनी एग्जाम्पल के जो बेसिकली जिन्होंने टीम के अंदर आए हैं, दे रियली परफॉर्म वेल, दे एक्चुअली मार्क देयर अपीयरेंस कि भाई हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल हैं और हम अच्छे मुकाम के ऊपर आके प्रेशर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर टैलेंट वाला जाना हो सिर्फ और सिर्फ जवाब होता। तो ये तो इजी जवाब होता कि जी हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट प्रोड्यूसर, और वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट को ख़राब करके फ्लॉप करके आपके डस्टबिन में फेंकने वाले जो है ना आपके जो है ना में मौजूद हैं। आप जब पाकिस्तान के डेब्यू की जो है ना हिस्ट्री देखें
तो देयर वर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने 1 या 2 टी20 खेले होंगे, देयर वर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने 3 या 4 वनडे खेले होंगे, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जिन्होंने 2 या 3 जो है ना टेस्ट मैचेस खेले होंगे, जिनको ना पूरा मौका मिला, ना पूरे मौके मिले, और जस्ट फॉर देयर सिलेक्शन वो एकदम टीम में आए और एकदम से टीम से जो है ना वो बाहर चले गए। और उसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। अगर वो टैलेंटेड नहीं थे तो वो टीम में क्यों आए? अगर वो टैलेंटेड थे तो उनको पूरा मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले ही मैच में या दूसरे मैच में या तीसरे मैच में अगर कोई ये तसव्वुर करे कि वो मोहम्मद यूसुफ बन सकता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम मोहम्मद यूसुफ साहब की भी हिस्ट्री देखें तो शुरू के 10 या 12 टेस्ट मैचेस उनके बहुत ही बिलो एवरेज थे, एंड देन ही बिकम मोहम्मद यूसुफ व्हाटएवर ही वाज एट दैट टाइम, के आपके 1 साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने में जो है ना कामयाब हुए। तो मौके जो है ना मतलब कैसे दिए गए, क्यों दिए गए, किस लिए दिए गए, इसका कोई जवाब दे नहीं है कि वो टीम में क्यों आए और वो टीम से बाहर क्यों हुए। ठीक सर, फ़हीम अशरफ की जगह देखते हैं आप टीम में या खैर बात कह दिया जाएगा? जब उनको टीम में लाया गया तो मुझे नहीं लगता था कि उनकी जगह जो है ना वो बनती है, बट आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने एशिया कप के अंदर जो उनका रोल था, अब देखें आप 7वें आने वाले प्लेयर से ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो 50 60 70 रन जो ना वो बना के जो ना वो चला जाए टी20 के अंदर। उसका रोल ये होता है कि 7 बॉलों पर 8 बॉलों पे 18 से 20 रन जो ना वो बनाए, एंड देन हिज जॉब इज ओवर। एंड प्लस ही वाज प्लेइंग एज अ ऑलराउंडर का जो ना वो बेसिकली 17-18 रन की जो ना वो मार्जिन होता है, और 3 और अच्छा बहुत अच्छी बॉलिंग करा ली तो 4 ओवर जो है ना उसने जो ना वो करा ली। तो ओवरऑल आई थिंक ही इज परफॉर्मिंग वेल ऑन हिज ओन रोल। आप उसको जज जो है ना वो शाहीन से नहीं कर सकते, उसको जज जो है ना वो आप साइम अयूब से नहीं कर सकते, किसी से मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी एक अपनी वो है, अगर वो उतना परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आप नहीं समझते कि अब आगे उसको कंटिन्यू कराया आई थिंक उसकी जगह बनती है और उसको आगे कंटिन्यू कराना चाहिए। कराना चाहिए उसको। अच्छा सर, फील्डिंग की बात की गई और पाकिस्तान के लिए कहा गया कि जी फील्डिंग में हम बड़े कैचेस छोड़ते हैं और कोई ऐसा कैच पकड़ लेते हैं जिस पे टीम जीत जाती है मैच, जिस तरह से बाबर आजम ने कैच पकड़ा। बड़ी बातें हो रही हैं उनके लिए कि भाई कोई बात नहीं, बैटिंग ना सही कोई बात नहीं, कैच तो पकड़ लिया ना, उसने मैच जिता दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए मैच सिर्फ उस कैच ने नहीं जिताया, मैच तो पूरी जो है ना वो आपकी जो 9 विकेटें पाकिस्तान ने ली है उससे जितवाया गया है। तो हाँ, बट ये नो डाउट के देयर आर वेरी वेरी फ्यू एग्जांपल्स जिसके अंदर हम पाकिस्तान को इस स्टैंडर्ड की फील्डिंग, इस स्टैंडर्ड के कैचेस पकड़ते हुए देख रहे होते हैं। बट अगर आपसे फील्डिंग का सवाल करें तो अगर अगर हम स्टैंडर्ड देखें तो सलमान अली आगा ने एक बहुत ही आपका आसान कैच जो ना छोड़ा, फ़खर ने एक बहुत ही आसान जो ना वो कैच ड्रॉप किया। तो ओवरऑल आई थिंक स्टिल आवर फील्डिंग इज़ वेरी ब्लो अपार्ट। हमें उसके ऊपर जो है ना वो काम करना चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो फील्डिंग कोचेस जिनको हम हायर करते हैं, जिनको हम पेमेंट करते हैं, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारी फील्डिंग जो है ना वो इम्प्रूव कराएं, उनको वो प्लेयर्स भी दें साथ साथ कि वो आके प्रैक्टिस करें उनके साथ। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स फील्डिंग की प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको इस चीज़ का डर होता है कि कहीं हम इंजर्ड ना हो जाए, तो इसलिए वो जो है ना बेसिकली फील्डिंग थोड़ी सी अवॉइड कर देते हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारी फील्डिंग इंटरनेशनल फील्डिंग से मतलब डाइव करना अवॉइड कर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो पसली टूट जाए कोई। हर चीज़ अवॉइड कर देते हैं। अब अगर आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में देखें तो एशेज आने वाली है, स्टार्क जो है ना वो आपका फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है जस्ट टू प्रिपेयर एन एशेज। आप हेजलवुड को देखें, बॉलिंजर को, ये वो सारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने आपका एशेज खेल लेकिन वो सीरीज खेलते हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हैं इसलिए कि उनको अपने आप को प्रैक्टिस में रखना होता है। फिटनेस, मैच प्रैक्टिस और सर्वाइवल ऑफ रिदम में रहते हैं वो इस वजह से। के लिए, और हमारे प्लेयर्स है ना उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि सर्वाइवर समझते हैं मेरे डोमेस्टिक चले गए तो वापस बुलाया नहीं जाएगा। ये कि रेस्ट कर लेते हैं वो, लेकिन कहीं बाबर आजम इज़ अ बिग एग्जांपल, उनको काफ़ी रेस्ट दिया गया लेकिन वो उनकी सीरीज़ नहीं खेली, वो उम्मीद में ही रहा, पे वापस भी आ गए। बहरहाल सर आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुद सी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे
कि पाकिस्तान की टीम में क्या क्या मुमकिन तब्दीलियाँ हो सकती हैं, किन किन लोगों को रेस्ट कराया जा सकता है, किन लोगों को लाया जा सकता है। अब मज़ीद हम कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके यानी ये जो सीरीज़ हो रही है, हमने ज़्यादातर अब किया ये है कि हमने मैचेस एक ही जगह रखे हुए हैं। वनडे होने हैं तो एक ही जगह होने हैं, साउथ अफ्रीका के मैचेस होने हैं तो हमने वनडे एक ही फैसलाबाद पकड़ लिया, कभी कोई ग्राउंड पकड़ लिया। आप नहीं समझते जब हमारे मुल्क में और दूसरी जगहों पे ग्राउंड्स हैं, कराची को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, बाकी और शहरों को इग्नोर, हम बड़े शहरों को इग्नोर कर रहे हैं, हम छोटे-छोटे शहरों में जा रहे हैं, क्या वजह है? कराची में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 40 आपका T20 वर्ल्ड कप, जिसके अंदर पूरी दुनिया से जो है ना जो वेटरन जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके अंदर हमारे लेजेंड्स अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, ये सब जो है ना उसके अंदर खेलने के लिए आएंगे। खैर बिसाइड दिस और डाउन होने जा रहे हैं जिसमें आप भी नहीं नहीं मैं पार्टी आप नहीं। नहीं, आप एक्चुअल आई डोंट नो उसके पीछे साइंस क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ग्राउंड की मेंटेनेंस है या सारी चीज़ें, बट एटलीस्ट एक चीज़ इन्होंने अच्छी की है कि अगर एक सीरीज़ ये खेल रहे हैं तो अगली सीरीज़ जैसे T20 हमने सारे लाहौर में खेले, तो सारे वनडे इन्होंने जो है ना फैसलाबाद में खिला लिए। अब वो सारे वनडे खेलने के बाद दोबारा वो पिंडी में जो है ना वो ले गए, तो कम से कम एटलीस्ट ये है कि एक-एक सीरीज़ एक-एक ग्राउंड को जो है ना वो मिल रही है। तो देयर आर अब पीछे उसकी साइंस क्या है, उसका सिस्टम क्या है, ये बेसिकली उसका आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। आई पर्सनली थिंक इट्स समथिंग व्हिच इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, और शायद इन प्लेयर्स की सेफ्टी और सेफ्टी के पीछे जो लवाज़मात होते हैं, उसको सिटी टू सिटी मेंटेन करना, मूव करना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। एंड आई थिंक इस ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें बीइंग अ पाकिस्तानी थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ता है, और हम देखते भी हैं कि हम इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे मुल्क के अनफॉर्चुनेटली हालात हैं उसके अंदर हमारे लिए इंटरनेशनल और हमारे लोकल और हमारे तमाशाइयों की तीनों की सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझते हैं कि जिस तरह हमारे पीसीबी के चीफ जो हैं वो सिक्योरिटी की कंडीशंस भी खुद देखते हैं और मैचेस भी खुद डिसाइड करते हैं कि कहाँ रखने हैं, क्या ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, या बोर्ड में किसी स्पेशलिस्ट क्रिकेटर को आना चाहिए था, किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन को आना चाहिए था, क्या कहते हैं आप? देखिए, आज तक तो मैंने किसी को भी नहीं देखा। सरफराज साहब भी जो है ना, सरफराज अहमद साहब भी बोर्ड के चेयरमैन बने, रमीज़ राजा भी चेयरमैन बने। एक दौर एक हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो क्रिकेटर आए, उन्होंने रमीज़ राजा को बोर्ड का जो है ना वो चेयरमैन लगाया। वी हैव लॉट ऑफ उम्मीद, मोहसिन हसन, हम हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि यार आप नाउ इट्स अ क्रिकेटिंग डोमिनेशन ऑफ इन इन पाकिस्तान। हमें फ़ायदे की जगह एक्चुअल में नुकसानात हो गए। हमने फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट बंद कर दिए, हमने प्लेयर्स को फारिग करवा दिया, हमें डिपार्टमेंट से जो सैलरीज मिलती थी वो बाहर हो गई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्रिकेट से जो है ना वो बाहर हो गई। वो बेचारे जो लोग 300-400 घराने इससे कनेक्टेड थे वो सारे बेरोज़गार हो गए। तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि क्रिकेटर आके कोई चीज़ तब्दील कर सकता है। नजम सेठी साहब बेहतर थे। नजम सेठी साहब का एक एहसान बहुत सारी ज़रूर है चीज़ें कि उन्होंने PSL उन्होंने कराया। बेसिकली दे ही इज़ द वन हु एक्चुअली ब्रिंग बैक द पीएसएल इन पाकिस्तान, जो उस ज़माने में जो है ना बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी, जो बेसिक इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस हमारे यहाँ वापसी जो है ना वो शायद पीएसएल से ही हुई है। पीएसएल से हुई है। पीएसएल आया तो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए तो इंटरनेशनल टीमें आई, तो उसका क्रेडिट जो है ना नजम सेठी साहब को ज़रूर जाता है। लेकिन वो और भी अच्छा कर सकते थे। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत जो एक्चुअली सारे बोर्ड के चेयरमैनों से होती है वो एनसीए के लिए होती है। जब तक आप इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाएंगे उस वक्त तक आपके लड़के मैच्योर नहीं होंगे, और उन मैच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग नहीं है, प्रेजेंटेशन भी है, साथ साथ परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए पब्लिक अपीयरेंस भी होती है। फिर वो पूरा एक 360 डिग्री उनके ऊपर काम होता है, जैसे हम बाकी ममालिक में जो ना प्लेयर्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से आके प्रेजेंटेशन के अंदर बैठते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसका जो बेसिकली एक इंस्टीट्यूट आके जो ना ये मसला जो ना वो सॉल्व करता है। बट एनीवे ओवरऑल जो ना पाकिस्तान हमेशा से जुगाड़ों पे चलता है और जुगाड़ों पर ही चलता रहेगा। सर पीएसएल में क्या समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं 10 टीमें हो सकेंगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अभी तो आई थिंक आवर टीम है जो ना इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ पीएसएल मैनेजमेंट। और जिस तरीके से वो लोगों के बयान तो आ रहे हैं कि शायद इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान से जिस तरीके से जो है ना ये लोग मतलब आर्ग्यूमेंट करके जो ना वो बैठे हुए हैं, और इनफैक्ट जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना वो टीमों का बनाया है उसके अंदर जो
फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है वो बेसिकली कवर करना किसी भी पीएसएल की टीम के लिए आसान काम नहीं होगा। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और ओवरऑल आप देखें अगर 8 टीमें भी करने में कामयाब हो गए तो इट्स गोना बी अ गुड कॉन्टेस्ट। जो टीमें पहले थी क्या वही ओनर्स आप समझते हैं कंटिन्यू कर लेंगे या चेंजेस आएंगी? मेरे अपने ख्याल को 90-95% तो वही कंटिन्यू करेंगे और 2 मेरे ख्याल से और ऐड ऑन होंगे। बट लेट्स होप और उम्मीद तो है कि जी बिल्कुल होगा। ऐड होने वाली टीम में आप समझते हैं कोई कराची से यानी सिंध से कोई टीम ऐड हो सकती नहीं, आई डोंट थिंक सो। है? नहीं होगी, पंजाब से ही टीमें आएंगी मजीद। पंजाब के अंदर जो ना माइलेज थोड़ा ज़्यादा है, पंजाब के अंदर थोड़ी सी फंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, पंजाब के सिटी की ब्रांड नेम जो ना वो बड़ी है, तो वो वहाँ से चांसेस ज़्यादा है। जैसे फैसलाबाद इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन, सियालकोट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आपका बिजनेस हब, तो वहाँ का एक चांस जो ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर आप इन दोनों शहरों से लेट्स से कि सिंध को हैदराबाद को कंपेयर करें तो उनकी माइलेज जो ना वो थोड़ी सी जो ना वो कम है। काम है। तो आई डोंट थिंक सो कि सिंध से कोई प्लेयर को मतलब कोई टीम ये फ्रेंचाइज लेकर आएगी। मोस्टली दे हैव अ बिग चांस के पंजाब का कोई शहर उठा के और उसको जो ना उसके साथ फ्रेंचाइज लिंक की जाएगी। तमाशाइयों को मैदानों तक ला पाएगी ये पीएसएल का टूर्नामेंट, या जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था फिर कोई ना कोई स्पॉन्सर होगा जिसका बाइकआउट हो जाएगा, मैदान में जिसकी इश्तहारात लगे हुए होंगे और उनके चक्कर में लोगों को भी ये बहाना मिल जाएगा कि भाई टिकट्स बड़े महंगे हैं, उससे बेहतर टीवी पे बैठ के देख लो। और देखिए अगर अगर मैं तमाशाई हूँ तो मतलब लाहौर इज़ द ओनली स्टेडियम वेयर आई एक्चुअली वांटेड टू गो एंड सी पीएसएल, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर मैचेस देखने में भी मज़ा आता है। मैं कराची में रहकर मेरे लिए बहुत आसान एक्सेस है आपका नेशनल स्टेडियम जाने का, बट मैं वहाँ जाके ऐसा तमाशाई मैच नहीं देख सकता क्योंकि एक तो मैच ही नज़र नहीं आता और दूसरा उसका इन एंड आउट इतना डिफ़िकल्ट है कि इतनी मेहनत करके आदमी मैच ही ना देख कहीं सके। कार खड़ी करे, कहीं पैदल जाए, फिर उसके बाद गेट के अंदर जाए, फिर बॉक्सेस में बैठे और वो शीशे के आगे जिस तरह देख रहा हो उससे क्लियर तो आपको टीवी पे नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, तो आई डोंट थिंक सो कि कराची के अंदर अगर ये दोबारा मैचेस इन्होंने किए तो क्राउड ये ट्रैक कर सकेंगे। हाँ, अंटिल एंड अनलेस जब तक कराची में बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आने वाली हैं स्टेडियम में। आई होप अल्लाह करे ऐसा ही हो, पता नहीं अभी तक तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कि हो सकती हैं, कराया जा देखिए सकता हो तो पाकिस्तान में सब कुछ सकता है, हो तो पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त भी किसी का भी कोई भी है? हमारे यहाँ तो 10 साल लग गए कराची के नेशनल स्टेडियम की छत बनाने में, जो कि शायद पीएसएल की मरून मिन्नत बन भी गई, वरना जब टूट गई थी तो उसके बाद तो हॉल की कोई नहीं, स्टेडियम की कोई मेंटेनेंस ही नहीं रही थी। देखिए अगर आप छत देखें तो पिंडी स्टेडियम में भी छत नहीं है, छत देखें तो आपका फैसलाबाद स्टेडियम में भी छत नहीं है। ये नॉर्मली छतें इसलिए नहीं होती क्योंकि मैचेस नॉर्मली रात को ही होते हैं, तो छत होना हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है, बल्कि छत हमारे यहाँ से हटा ही देनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह ये है कि तमाशाई सिर्फ डे एंड नाइट मैचेस के अंदर ही आया जाता है और हमारे यहाँ टेस्ट मैचेस के अंदर आके पब्लिक नहीं बैठती कि भाई आप आए और वो भी लास्ट डे आती है अगर मैच नहीं पाकिस्तान की तरफ जा रहा नहीं हो। आती, बिल्कुल नहीं आती। मैंने बिल्कुल टेस्ट मैचेस के अंदर जो ना पब्लिक नहीं देगी। तो खैर ओवरऑल छत की हमें ज़रूरत नहीं है, बट ओवरऑल हमें ग्राउंड का स्ट्रक्चरिंग ठीक करनी चाहिए, हमें तमाशाइयों के लिए इन एंड आउट ठीक करना चाहिए, फैसिलिटीज़ बेहतर करनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए और सीट से ज़्यादा जो ना सीट्स की एडजस्टमेंट ठीक करनी चाहिए। आप मैच देखने के लिए आते हैं, आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं मेलबर्न स्टेडियम गया वहाँ पर 1 लाख आदमी जो है ना वो मैच देखने के लिए आया हुआ था और मैं कोई 7वें या 8वें फ्लोर पे बैठा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने मैच यूं हो रहा है। मतलब इट वाज सो क्लियर, वो क्लैरिटी थी कि मुझे 1 लाख आदमियों में भी तकलीफ नहीं हुई कि मुझे मैच नज़र नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली एक साइंस है ग्राउंड किस तरीके से बनाया जाता है एंड पाकिस्तान नोज हाउ टू डू इट। लाहौर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल टू। थोड़े से इनको रेनोवेशन करनी पड़ेगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बट आई होप कि करने में कामयाब हो जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज के प्रोग्राम से? मैसेज मेरा यही है कि अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को जो है ना वो आवाम के बारे में सोचने का ख्याल आए और बेसिकली वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहने दें, स्पोर्ट्स को न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर खेलने दिया जाए, वहाँ पर किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो ना वो ना लाया जाए, किसी किस्म की कोई चीज़ें ना लाई जाए, ना ही सोचा जाए कि स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को मिक्स किया जाए। एंड आई और जितने भी चेयरमैन या जो भी स्टाफ जिस भी स्पोर्ट्स के ऊपर लगे, आई होप कि वो बेसिकली उस स्पोर्ट्स के लिए ही काम करे रादर देन हिज ओन सर्वाइवल।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम यानी इस पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। जुनैद खलील नैनीताल वाला और मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।